इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्सरेज इसेक्ट्रा, ये एक ऐसी वेव्स हैं जिनके बारे में हमने जितना ही पढ़ा है उतना ही ज्यादा उलझे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको प्रूव करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, वेव नेचर की हैं। जैसे फेनोमेना शोइंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, कुछ घटनाएं हैं जो कि ये हमें मानने पे मजबूर कर देती हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका बिहेवियर क्या है, वेव नेचर है। जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। वहीं पर दूसरे तरफ कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनको समझने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है, पार्टिकल नेचर की हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। सपोज कीजिए कि एक हमारे पास मेटल है, कोई भी एक मेटेलिक सरफेस है। क्या है, एक मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस है। अब यहां पे एक लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो जब मेटल पे पड़ रही है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो हम लाइट का नेचर मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर मान रहे हैं, पार्टिकल नेचर। यहां पे हम ये कतई नहीं मान रहे हैं कि जो लाइट का नेचर है हमारा वो क्या है, वेव फॉर्म में है, कि लाइट हमारी क्या आ रही है, ऐसे वेव के फॉर्म में आ रही। नहीं, यहां पे हम मान रहे हैं कि जो हमारी लाइट है या फिर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस फॉर्म में है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये फोटॉन क्या कहते हैं हमारे मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं तो वहां से हमारा क्या इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हमने क्या किया, एक सर्किट लगा दी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसमिट होके अंडरग्राउंड हमने अर्थिंग कर दी, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो कि ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पे जब हम क्या मान रहे हैं, लाइट को पार्टिकल फॉर्म में मान रहे हैं, पार्टिकल नेचर मान रहे हैं लाइट का, तब इस तरीके के इफेक्ट को हम समझ पा रहे हैं। अब आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लाज क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हमारे पास क्या दिया गया है, लाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लाज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस लॉ को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझते हैं, चलिए पहले इसको याद रखिएगा। क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास एक कोई मेटेलिक सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, एक मेटेलिक सरफेस है। हमने मान लिया ये एक क्या है, मेटेलिक सरफेस। अब यहां पे एक रेड कलर की लाइट हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लाइट को वेव फॉर्म में नहीं मान रहे हैं कि लाइट जो होगी ऐसे इंसिडेंट होगी मेटेलिक सरफेस पे, नहीं। यहां पे हम क्या मान रहे हैं कि जो लाइट का इंसिडेंट हो रही है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे मेटेलिक सरफेस पे पड़ रही है उसका क्या फॉर्म है, पार्टिकल फॉर्म है। हालांकि ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि लाइट को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव फॉर्म में माना जाए या पार्टिकल फॉर्म में माना जाए। इसीलिए इसको ना ही वेव फॉर्म में माना जाता है ना ही पार्टिकल फॉर्म में। इसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, वेविकल। वेविकल मतलब वेव, वेविकल मतलब वेव, और इधर इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल। मतलब वेव और पार्टिकल को मिला के क्या बनता है, वेविकल। तो हम क्या कह देते हैं कि लाइट का जो फॉर्म है वो क्या है, नेदर इट्स वेव नॉर इट्स पार्टिकल, इट्स वेविकल। ओके, तो यहां पे जो लाइट हमारी पड़ रही है वो किससे फॉर्म में पड़ रही है, पार्टिकल फॉर्म में। और ये जो एनर्जी ऑफ पैकेट्स इन्हें हम क्या कह रहे हैं, फोटॉन कह रहे हैं। सपोज एक मेटेलिक सरफेस है, वहां पे रेड कलर की लाइट पड़ रही है यहां, तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक रेड कलर की लाइट हमारे मेटेलिक सरफेस पे पड़ रही है जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। वहीं पे जो दूसरी लाइट पड़ रही है वो किस कलर की है, वो ग्रीन कलर की है। इसके भी फोटॉन्स पड़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे आ रहे हैं,
तो ये जो एनर्जी ऑफ पैकेट्स हम क्या करें, फोटान करें। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जैसे ये लाइट ये इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटलिक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये कह देंगे कि एक फोटान पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब रेड कलर की लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटलिक सरफेस पे, तो देयर विल बी नो इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर ग्रीन कलर की लाइट पड़ रही है, जाहिर सी बात है कि जो ग्रीन कलर है उसका रेड कलर से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट हो रहा है। अब सपोज हमारे पास एक नई कलर की लाइट है, सॉरी एक कलर है रेड, हम ब्लू कलर की लाइट डालना है, या फिर ब्लू कलर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरे पास ब्लू कलर नहीं है तो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, आप इसे क्या जूम करेंगे कि ब्लू कलर है। ठीक है, अब जब ब्लू कलर की लाइट पड़ रही है तो क्या देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो रहे हैं, प्लस कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब आफ्टर इमिटिंग फ्रॉम मेटलिक सरफेस, these electrons are going to travel from one end of metallic surface to another। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, निकलने के बाद कुछ डिस्टेंस को भी कवर कर रहे हैं। तो यहां से हमें समझ में क्या आ रहा है कि इस लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो उतनी नहीं थी कि मेटलिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको इमिट कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमने जब ग्रीन कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट को जब इंसिडेंट कराया तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट इमिट हो रहे हैं, मतलब ट्रेवल करने की शक्ति उनके पास नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यानी कि ब्लू लाइट जब हम वो डाल रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट भी हो रहे हैं, प्लस कुछ डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो रही है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट जो ग्रीन कलर की लाइट है उसके पास जितनी फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए ही चाहिए। किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने के लिए। तो यही जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, न्यू नॉट से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, न्यू नॉट से। अब समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मेटलिक सरफेस पे प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी, कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर अचीविंग दिस एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट फ्रॉम मेटलिक सरफेस। सो हम इस एनर्जी को क्या कहते हैं, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मेटलिक सरफेस छोड़ के बाहर जाने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटलिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से। ठीक है, तो जो हमारा पहला ला था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। मतलब कोई भी लाइट इंसिडेंट हो, देखिए जरूरी नहीं कि हर मेटलिक सरफेस पे ग्रीनी कलर से इमिट होगा, ये सिर्फ मैं एक केस आपको बता रहा हूं। हो सकता है कुछ मेटलिक सरफेस ऐसे हो जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज पड़े तभी वहां के इलेक्ट्रॉन इमिट हो। मतलब हर मेटलिक सरफेस के वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो हम एक ऐसे टिपिकल एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ये जो एक काइंड ऑफ मेटेलिक सरफेस है जहां पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है कितनी, जितनी की ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट होने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन की जो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इमिशन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा ला हमारा क्या कहता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स किसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन होगा। क्यों होगा, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए, जब एक फोटॉन इंसिडेंट होता है हमारे मेटलिक सरफेस पे, तो एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। मतलब ऐसा नहीं है कि दो फोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे या फिर एक फोटॉन मिलके दो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। हालांकि बिलियंस ऑफ बिलियन केस में ऐसा हो सकता है कि दो फोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करें, बट वो केस नेग्लिजिबल है जिसे हम नहीं मान रहे हैं। ठीक, उसे हम
लेते ही, कंसिडर ही नहीं करते। तो हम सिर्फ यही मानेंगे कि जो हमारा एक फोटॉन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो यही वही कह रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होती है किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। अब समझिए आप कि एक फोटॉन है, उसके पास जितनी ताकत है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाएगा, ठीक है। तो अब ये नहीं मतलब करता ना कि दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों की एनर्जी अगर कम है तो क्या वो एक भी फोटॉन को निकाल पाएंगे, क्या नहीं, क्योंकि एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो वही चीज कही गई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है, हमने समझा कि इसके पास कितनी एनर्जी है, 5 यूनिट ऑफ एनर्जी है। कितनी है, 5, मतलब हम कोई ऐसा यूनिट नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ 5 यूनिट हम मान रहे हैं। और जो हमारी ये ब्लू कलर की है, जिसको हमने ब्लैक से लिखा लेकिन इसे ब्लू मानिए आप, इसकी 8 यूनिट है एनर्जी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके एक फोटॉन के पास 5 यूनिट ऑफ एनर्जी है। कितनी है, 5 यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक फोटॉन इसका क्या कर रहा है, पूरा जो 5 यूनिट है वो लगा दे रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट करने के लिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 5 यूनिट एनर्जी चाहिए ही चाहिए उसको मेटेलिक सरफेस को छोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन यहां पे इसकी जो ब्लू कलर की लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है, 8 यूनिट है। तो क्या करेगी, 5 यूनिट तो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मेटेलिक सरफेस से, तो ये 5 यूनिट लग जाएगी। बाकी जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा बचेगी वो किस पे लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मतलब 5 यूनिट तो उसको लग गए उस वर्क फंक्शन को डील करने के लिए, मतलब उतनी एनर्जी मेटल सरफेस से निकलने के लिए, और 3 यूनिट उसके काइनेटिक एनर्जी पे लग जाएगी। दूसरी बात यहां पे क्या कहा गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, जितनी हमारे पास एनर्जी है टोटल वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कितनी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी ना। क्योंकि जो एनर्जी इसके पास है, मान लो 8 यूनिट है, टोटल एनर्जी कितनी है, 8 यूनिट, और इसको 5 यूनिट मिनिमम चाहिए निकलने के लिए। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, 3 यूनिट बची। लेकिन क्या सबकी काइनेटिक, जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, क्या सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होगी हर फोटो की वो सेम होगी। वर्क फंक्शन भी जो होगा वो भी सबका सेम होगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायरमेंट होगी वो सबकी सेम होगी। तो क्या इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम होगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब मेटल सरफेस पे ही प्रेजेंट हो, कुछ बीच में भी होंगे ना। अब इसको 5 यूनिट, अगर ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसने कंज्यूम कर लिया कि 5 यूनिट इलेक्ट्रॉन्स इसने कंज्यूम कर लिया वर्क फंक्शन से डील करने के लिए, तो अब ये बाकी के 3 यूनिट हैं उसमें से कुछ ये खर्चा भी तो करेगा यहां से लेके मेटेलिक सरफेस तक पहुंचने के लिए। वहीं पे अगर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो तो पूरी अपनी सीधी 3 यूनिट यूज कर लेगा ना एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो वही यहां पे कहा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, मेटेलिक सरफेस पे होंगे, उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैक्सिमम होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन पे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेड कलर की लाइट है, यहां पे ये क्या कर, एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करा पा रही, तो क्या अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा देंगे तो क्या नंबर, ये एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, नहीं, क्योंकि जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो अब यहां से हम समझते क्या है, हम क्वेश्चन क्या समझते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी कितनी होगी, जो एनर्जी टोटल होगी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, उसमें से जो वर्क फंक्शन होगा वो माइनस हो जाएगा, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। हाँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वी मैक्स, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ये। अब ये क्या है, इज इक्वल टू क्या होता है, एच जो कि कांस्टेंट है, और ये क्या है, न्यू, ये हमारा एनर्जी होती है, ठीक है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, हमने बताया आपको कि जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू न्यू नॉट, ठीक है। अब जो हमारा ये एच न्यू है, जो ये एनर्जी है, अगर हम इसको ये वर्क फंक्शन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बी मैक्स का होल स्क्वायर। तो यही जो हमारा इक्वेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
तो इसी तरीके से जो थर्ड है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, वो क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो पहले में क्या कहा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, और तीसरे लॉ में क्या कहा गया है, या फिर लॉ के तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि जितने भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहां से, ये जो जब ये इंसिडेंट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, या यहां पे समझिए, जो ये लाइट इंसिडेंट होगी तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप 10 लोग हैं, ठीक है, आपको एक वैन से छोड़ा जा रहा है, मतलब दौड़ के आपको वैन से निकलना है और आगे कुछ भीड़ खड़ी है और आपको रोल क्या दिया गया है कि एक बंदा सिर्फ एक बंदे को धक्का दे सकता है, ठीक है, तो आप कितने बंदे को धक्का दे सकते हैं, फिर कितने बंदे को धक्के दे के आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं, जितने आप ज्यादा लोग होंगे। मतलब एक बंदा सिर्फ अगर एक बंदे को वो कर सकता है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे आप उतने ही लोगों को क्या करेंगे, आप धक्का मार के आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो वो आपकी क्या हो गई, इंटेंसिटी। मतलब जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, और एक इंसान के पास या फिर आपके पास जितनी ताकत होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जितनी ताकत होगी आप उतने ही ताकत से क्या करेंगे, जो बंदा या भीड़ में जो खड़ा है उसको आप धक्का जिसको दे रहे हो, आपके पास जितनी ताकत होगी आप उसको उतनी दूर तक धक्का दे पाओगे, ठीक है। लेकिन आप जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों को धक्का दे पाओगे। तो उसी तरीके से समझो आपकी एक टीम है, अगर आप 15 लोग हो, ठीक है, आपको ज्यादा लोग को धक्का देना है तो आप क्या करोगे, 15 से 25 लोग आओगे। मतलब आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। वहीं पे अगर बात फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की हुई तो आपके अंदर जितनी ताकत है, मान लो आपके अंदर 15-20 यूनिट की ताकत है, तो आप क्या करोगे, अगर जिसके पास 40 यूनिट की ताकत होगी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास, वो क्या करेगा, ज्यादा दूर तक उस जो बंदा सामने खड़ा है उसको धक्का दे पाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हैं, इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन से, ठीक है। चौथा जो ला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है तब भी समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट एज सून एज रेडिएशन फॉल ऑन मेटलिक सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही मेटलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे ही हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।